हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 2। क्या पढ़ने वाले हैं? यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 2 पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा पेपर 2 होता है वो क्या होता है? वो हमारा होता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। क्या होता है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? पेपर 2 होता है। तो आज हम इसी का मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा कब आएगा? 27 को हमारा एग्जाम है, तो वहां पे उसमें आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे लिखे जाते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न कैसे लिखे जाते हैं और लघुत्तरीय प्रश्न कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है इसको बहुविकल्पी प्रश्न भी बोलते हैं। और ये हमारा कितने नंबर का होता है? ये हमारा 15 क्वेश्चन होता है। और कितने मार्क्स का होता है? 15 मार्क्स का। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। ठीक, यहाँ पे देखिए शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं, इसका जो टोटल मार्क्स होता है, इसका जो टोटल मार्क्स वो होता है आपका 50। कितना होता है? 50। ठीक है, और जो टोटल क्वेश्चन होता है वो कितना होता है? 40। टोटल क्वेश्चन कितना होता है? 40। और हमें लेके कितना आना होता है? तो हमें लेके आना होता है 25। कितने मार्क्स? 25 मिनिमम। मैक्सिमम आप कितने भी लेके आओ, लेकिन अगर आप 25 से कम लेके आओगे तो आपका जो है बैक लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम पढ़ने वाले हैं आज इसका मॉडल पेपर। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हमने लिया है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर स्किप कर दीजिएगा तो आप लोग को बहुत पछतावा होगा। और आप लोग आके मिला लीजिएगा कि 27 तारीख को यही से क्वेश्चन आया है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखिए, पहली बात तो अगर आप लोग का सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो आप लोग क्या करिए, राजन सीरीज उठाइए। राजन सीरीज में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं 2016 से लेकर के 2024 तक के, कोई बताएगा नहीं। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं बच्चे हैं और नए बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको कोई बताने नहीं आएगा कि आप लोग क्या करिए क्या नहीं करिए। अगर आप लोग का सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो 2016 से लेकर के 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यू दिए हैं आप लोग सब सब्जेक्ट का जो है हल कर लीजिए, सॉल्व करके चले जाइए। उसी में से आप लोग का आएगा और आप लोग का आराम से जो है 94% या फिर 93%, 90 प्लस ही बनेगा। ठीक है, 90 प्लस ही बनेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जैसा आप लोग का सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम होते हैं तो हमें हमारे लिए जो दो सब्जेक्ट होता है वो नया नया होता है। एक तो पेपर फर्स्ट है ना, एक तो पेपर फर्स्ट हमारे लिए न्यू होता है और एक तो पेपर 2। ये जो दो साइकोलॉजी वाले पेपर होते हैं हमारे लिए वो नया होता है और दोनों जो है 50-50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है बच्चों का बहुत ज्यादा बैक लग जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अच्छे से करिएगा। 1 मिनट पहले ये देखिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है ये हमारा 15 मार्क्स का पूछता है और 15 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 15 मार्क्स होता है और 15 क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न ये दोनों मिला के हमारे कितने होते हैं? ये दोनों हमारे मिला के 30 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 30 क्वेश्चन होते हैं और हमें कितना लाना होता है? 25। तो अगर हम इसी को अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे तो पासिंग मार्क हमें यहीं से मिल जाएगा। और 1 मिनट, आप बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय में क्या करेंगे? बना के नहीं लिखेंगे। बना के आप लोग अगर उसके देखिए, अति लघुत्तरीय में क्या होता है? एकदम फैक्ट पूछता है, तो वहां से आप बना के नहीं लिख पाओगे। और लघुत्तरीय में क्या होता है? आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। ठीक है, अभी अति लघु आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे, लघु आएगा तो उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। 1 मिनट वेट। हाँ, तो हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये भी हमारा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, संप्रेषण के घटक हैं। संप्रेषण के घटक हैं कौन सा? ऑप्शन ए प्रेषक, बी संदेश ग्राही और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये संप्रेषण के घटक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। प्रयोग का मतलब होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ऑप्शन ए विज्ञान विषय में, हिंदी विषय में, साहित्य विषय, इतिहास विषय में, अंग्रेजी विषय में। तो आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वो किसमें होता है? विज्ञान विषय में, साइंस विषय में। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान विषय में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? शिक्षण विधियां आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधि पर, शोध पर, शिक्षण सूत्रों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शिक्षण विधियां होती हैं वो होती हैं शिक्षण सूत्रों पर आधारित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। ऑप्शन ए सक्रिय, ऑप्शन बी उत्साही, ऑप्शन सी क्रियाशील, डी निष्कर्ष। देखिए, अगर व्याख्यान का मतलब होता है लेक्चर देना, तो बच्चे को अगर आप बैठ के खाली लेक्चर सुनाओगे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो उसमें बच्चे क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे? वो निष्क्रिय रहेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय। और बच्चे जो है क्रियाशील कब रहते हैं? जब आप उनसे प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से पढ़ाओगे। जब उससे आप उन बच्चों से आप क्या करोगे? क्वेश्चन और आंसर पूछोगे, तो बच्चे उसमें क्या रहेंगे? क्रियाशील रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। लेकिन व्याख्यान में क्या रहेंगे? व्याख्यान अगर आप उसको लगातार लेक्चर सुनाओगे तो वो रहेंगे आपके निष्क्रिय हो जाएंगे वो। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए समूह कार्य द्वारा, ऑप्शन बी व्याख्यान द्वारा, ऑप्शन सी कहानी द्वारा, ऑप्शन डी प्रश्नोत्तर द्वारा। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास आप कैसे करोगे, सभी लोग जानते हैं कहानी के द्वारा। जैसे बच्चों को आप लोग कोई कहानी सुनाओगे तो उसके आधार पे वो इमेजिन करेगा कि हाँ ये चीज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण जो कौशल है वो क्या है प्रस्तावना कौशल है, पूर्व ज्ञान की बात कर रहा है, पहले पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु, या फिर पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, उद्देश्य कथन। तो आप लोग देखिए प्रस्तावना कौशल में क्या होता है कि छात्रों के पूरे ज्ञान की जानकारी हम लोग लेते हैं, किसमें, प्रस्तावना कौशल में। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। ऑप्शन ए शिक्षा शास्त्र, बी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, सी जीव विज्ञान पर, ऑप्शन डी प्राणी विज्ञान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर ये जो शिक्षण सूत्र है वो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों का, ऑप्शन बी बच्चों की रुचियों का, ऑप्शन सी समयावधि का, ऑप्शन डी परीक्षा का। तो शिक्षण करते समय बच्चों की रुचि का हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग हमें जो है शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। श्रव्य दृश्य सामग्री का मतलब होता है ऐसी सामग्री जो हमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। तो इसमें चलचित्र ये भी हो जाएगा, इसमें भी चलचित्र में क्या होता है, दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है, और कंप्यूटर में वो भी दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है। टेलीविजन क्या करते हैं, देखते भी हैं सुनते भी हैं। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो रेडियो नहीं है। तो जो नहीं है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो क्या है, रेडियो श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, ये श्रव्य सामग्री है, खाली क्या है, श्रव्य सामग्री। रेडियो क्या है, ओनली श्रव्य सामग्री जो कि हमें केवल सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत व्यवहार के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है, ये कथन किसने कहा है, ऑप्शन ए रूसो का, बी रेमंड का, सी हर्बर्ट का, डी आर के शर्मा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेमंड महोदय। ठीक है, क्या हो जाएंगे, रेमंड महोदय। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है, ऑप्शन ए फ्रॉबेल, बी मॉन्टेसरी, सी किलपैट्रिक, डी पेस्टोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता। और किंडरगार्टन के जो जन्मदाता है वो कौन है, वो है फ्रॉबेल। कौन है, फ्रॉबेल। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 सहयोग की भावना कह रहा है, सहयोग की भावना का विकास संभव है। ऑप्शन ए समूह कार्य से, ऑप्शन बी वाद विवाद से, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर से, ऑप्शन डी सहायक सामग्री से। तो आप लोग सोचिए सहयोग की भावना का विकास कब संभव है, जब बच्चे समूह में कार्य करेंगे। क्या होगा, जब बच्चे समूह में कार्य करेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, किसका कथन है। ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी रायबर्न, ऑप्शन सी क्लार्क, ऑप्शन डी रस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एफ स्किनर। क्या हो जाएगा, बी एफ स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। ठीक, पुनर्बलन का मतलब होता है जैसे किसी बच्चे, कोई बच्चा अच्छा काम किया तो आप उसको शाबाश, है ना, बहुत अच्छा बेटा, ऐसे करके बताओगे। ठीक है, और पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम विधि है। तो इसका जो उत्तम विधि है वो क्या है, शिक्षण को हम आनंददायी बना सके, उसको मनोरंजक बना सके, उसको इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्टिंग बना सके शिक्षण को। तो ये खेल और गतिविधि प्रविधि है। कौन सा, खेल के माध्यम से और एक्टिविटी के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब ये किया जाता है किसमें, हम सभी लोग जानते हैं कि पुनर्बलन कौशल में। और पुनर्बलन जो कौशल है वो दो प्रकार का होता है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे कोई बच्चा अच्छा काम किया तो उसको हम बोलेंगे शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। और अगर कोई बच्चे, जैसे किसी बच्चे को निगेटिव हमें पुनर्बलन देना होगा तो हम क्या करेंगे, बच्चे को डांटेंगे। ठीक है, डांटेंगे या फिर थोड़ा सा डांटेंगे, ज्यादा नहीं, तो हो जाएगा हमारा निगेटिव पुनर्बलन।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न था वो हमारा समाप्त हो चुका है और ये 15 क्वेश्चन थे और 15 मार्क्स के। ठीक, तो ये लोग, आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं, हर साल एग्जाम में पूछे गए हैं, ये वही वाले क्वेश्चन है और इस बार 27 तारीख के पेपर में यहीं से आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी, अति लघुत्तरी प्रश्न। अब ये कितना होता है, अब ये जो अति लघुत्तरी प्रश्न होता है ये भी 15 क्वेश्चन होता है और ये 15 क्वेश्चन के अलावा 15 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे कितने मार्क्स हमें मिलने वाले हैं अति लघुत्तरी में, तो अति लघुत्तरी में हमें मिलने वाले हैं 1 नंबर। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, ऑप्शन ए, सॉरी, उत्तर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए उत्तर, उत्तर लिखेंगे क्रियाशील का सिद्धांत और दूसरा लिखेंगे रुचि का सिद्धांत। ठीक है, तो पहले क्रियाशील का सिद्धांत में कैसे लिखेंगे, देखिए यह सिद्धांत कहता है कि सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी स्वयं भाग लेते हैं। ठीक है, और क्रियाशील का सॉरी, और उसके बाद दूसरा क्या है सिद्धांत, कौन सा, रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यह सिद्धांत बताता है कि विद्यार्थी की रुचि ही उसकी सीखने की गति और गुणवत्ता को प्रभावित करती है, कि मतलब बच्चे के अंदर कौन से सब्जेक्ट में जो है इंटरेस्ट आ रहा है, वो बात कर रहा है वो। ठीक है, तो यही इसको बोलते हैं रुचि का सिद्धांत, उसके इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखिए कैसे लिखेंगे हम इसके अपने उत्तर को। सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण है जिसमें वे एक छोटा सा पाठ कम समय में पढ़ाते हैं और अपने शिक्षण कौशल का अभ्यास करते हैं और फिर तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, इसे हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, प्रश्न सरल एवं संक्षिप्त होना चाहिए, ये भी सही है। देखिए, और प्रश्नों का जो कथन है वो स्पष्ट होना चाहिए, ये प्रश्न की विशेषताएं हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, सहभागी शिक्षण के 2 मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से उद्देश्य निम्नलिखित हैं हमारे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है उद्देश्य नंबर 1, छात्रों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना और सीखी गई बातों को बेहतर ढंग से याद रखने में मदद करना। और जो हमारा दूसरा है, कक्षा के नीरस, नीरस का मतलब उदास, नीरस वातावरण को दूर करके उसे आनंददायी और इंटरेस्टिंग बनाना। ठीक, ये हमारा हो गया सहभागी शिक्षण के 2 प्रमुख उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अपना उत्तर कैसे लिखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण छात्रों की कठिनाइयों के मूल कारणों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए अतिरिक्त सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने पर केंद्रित है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चों की समस्या को हम जान करके उनका हम समाधान करें, बच्चों की समस्या है ना, बच्चों की कठिनाई को हम समझें और उसके बाद उसका हम उपचार करें। ठीक है, तो हमारे क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या तात्पर्य है। शिक्षण अधिगम सामग्री, देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम, टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, इसका मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सा हमारा मटेरियल यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री से तात्पर्य उन सभी संसाधनों और उपकरणों से है जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी करने के लिए करते हैं, है ना, ताकि हम बच्चों के जो शिक्षा है, शिक्षण कार्य क्या करें, उसको बहुत ही आसान कर दें और उसको जो है बहुत इफेक्टिव, है ना, प्रभावी बना दें, ताकि बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो सीख सके। जैसे कि देखिए पाठ्य पुस्तकें, फ्लैश कार्ड, मॉडल, चार्ट, टीवी इत्यादि से। ठीक, तो इसमें बच्चा क्या करेगा, बच्चा अपनी रुचि दिखाएगा अधिगम करने में, है ना, सीखने में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, शिक्षण के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अब हमारा उत्तर कैसे रहेगा, इन्होंने बोला है 2 उद्देश्य। यहाँ पे देखिए, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास, छात्रों को ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना और छात्रों को जो है ज्ञान प्रदान करना, ये शिक्षण के उद्देश्य हो गए, सब लोग जानते हैं। और दूसरा उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा, जो दूसरा उद्देश्य है हमारा क्या हो जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सिखाना, है ना, नैतिक मूल्यों को सिखाना। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। तो शिक्षण में खेल प्रविधि का जो महत्व है वो हमें बताना है, तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे कि शिक्षण प्रविधि में खेल के द्वारा बच्चों को प्रभावी ढंग से शिक्षा दी जाती है और बच्चे खेल कूद में काफी सीख, है ना, सीख लेते हैं और खेल के द्वारा बच्चे में मांसपेशियों का व्यायाम होता है तथा मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक, तो शिक्षण खेल में प्रविधि का ये महत्व हो गया, शिक्षण खेल प्रविधि का महत्व, है ना, तो हमें जो बच्चों को शिक्षा है वो खेल के माध्यम से देनी चाहिए। ठीक,
इससे बच्चा अच्छे तरीके से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 9, संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखिए अपना उत्तर कैसे लिखेंगे। संप्रेषण के प्रकार निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? मौखिक संप्रेषण। अब देखिए मौखिक संप्रेषण क्या होता है? जब कोई संदेश मौखिक अर्थात मुख से बोलकर भेजा जाता है। किसी संदेश को हम क्या करें? मुख से बोल के, मुंह से बोल करके भेजें तो उसे हम मौखिक संप्रेषण कहेंगे। और यहाँ पे देखिए लिखित संप्रेषण क्या होता है? तो ऐसा संप्रेषण जब संदेश को लिखे गए शब्दों में, देखिए यहाँ पे क्या होता है, संदेश को हम क्या करेंगे? शब्दों में लिख के भेजेंगे, है ना, बोल के नहीं। कैसे? जैसे हम किसी को मैसेज कर दिए, है ना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम टाइपिंग करके, है ना, उसको हम मैसेज, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारी पढ़ाई की डेट आ गई है, ठीक है, ऐसे लिख के हम उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमने उसको लिख के बताया, तो हो जाएगा हमारा लिखित संप्रेषण। ठीक, यहाँ पे देखिए अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये हम अति लघु उत्तरी की बात कर रहे हैं। शिक्षण के किन्हीं दो शिक्षण सूत्र लिखिए। तो बहुत सारे शिक्षण सूत्र है जिसे हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे। अज्ञात, पहले देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, कौन सा होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले हमें चीजों को जो है जानना है, फिर उसके, जैसे देखिए पहले हमें चीजों को बच्चों को बताना है उसको कि कौन सा चीज इसमें ज्ञात है उसको, फिर हम ज्ञात से जाएंगे धीरे धीरे अज्ञात की ओर जो हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा हमारा शिक्षण सूत्र है वो है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर, यहाँ पे देखिए पहले हम बच्चे को सरल सरल चीज सिखाएंगे, उसके बाद हम उसको कठिन चीज सिखाएंगे क्योंकि बच्चा छोटा है ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा तीसरा है पूर्ण से अंश की ओर। जैसे पूर्ण का मतलब होता है, जैसे जैसे बच्चे ने कार देख लिया, बड़ा सा हमने कार देख लिया, अब हम उसके क्या करेंगे? उसके पूरे भाग को पहले बताएंगे, उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़ों को बताएंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट को बताएंगे। जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ में पहले बड़ा सा बच्चा पेड़ देखेगा, उसके बाद उसके छोटे छोटे जैसे टहनी हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, पत्ती हो गया, तब जाके उसको हम समझाएंगे। तो इसका मतलब पहले हमें पूरे जानना है, उसका पूरा भाग जानना है, फिर उसके बाद उसका आंशिक थोड़ा सा भाग जानना है, थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए जो हमारा चौथा सूत्र है शिक्षण सूत्र वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले हम उसका जो है विशिष्ट रूप जानेंगे, फिर उसके बाद इसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल होते चले जाएंगे, सामान्य सामान्य की ओर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा शिक्षण में प्रयोग होने वाले शिक्षण सूत्र, मतलब बच्चे को हमें कैसे पढ़ाया जाए। ठीक, तो इतना हमारा हो गया, इतना सूत्र। इसने पूछा था 2 तो मैंने 4 लिखा है, तो आप लोग 2 लिख लीजिए। अपने मन से अगर 2 लिख देंगे तो आपको आराम से 1 नंबर दे देगा, तो इससे पता रहेगा कि हाँ आपको और ज्यादा मतलब इसके बारे में नॉलेज है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? शिक्षण अधिगम को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? जो हमारा शिक्षण अधिगम है उसको कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है? तो सभी लोग जानते हैं उसको जो है 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखिए श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब टीएलएम को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे पहला है श्रव्य साधन। श्रव्य साधन क्या है? रेडियो, कैसेट, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन। तो ये जैसे ये रेडियो से हमें बस खाली सुनाई देता है, ठीक है, टेप रिकॉर्डर से बस खाली हमें सुनाई देता है, माइक्रोफोन से बस खाली हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रव्य साधन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दृश्य साधन जो हमें आंख से दिखाई दे, सुनाई ना दे बल्कि खाली दिखाई दे। तो जैसे चार्ट हम देख लेंगे, पोस्टर, मॉडल, चित्र, ये सब हमें, इन सबसे हमें आवाज नहीं आती, इन सबसे हमें खाली हम अपने आंखों से इसको देख सकते हैं। अब हमारा आता है दृश्य साधन। दृश्य और श्रव्य दोनों साधन, मतलब ऐसा कि जो हम देख भी सके और सुन सके एक साथ। तो टेलीविजन हम क्या करते हैं, उसमें साथ साथ चित्र भी देखते हैं और क्या करते हैं, आवाज भी सुनते हैं। इस तरह फिल्म हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, ये सब। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है? शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षण से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे देखिए हम अपना उत्तर कैसे लिखेंगे कि भाई शिक्षण होता क्या है? जब ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है तो यह क्रिया शिक्षण कहलाती है। जैसे जब हम अपने ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? शिक्षण क्रिया, है ना। अब देखिए शिक्षण से तात्पर्य क्या होता है? तो शिक्षण से तात्पर्य है ज्ञान, अनुभव और कौशल को अपने, जैसे ज्ञान, अनुभव और कौशल। देखिए ज्ञान मतलब होता है नॉलेज, अनुभव मतलब होता है एक्सपीरियंस, कौशल का मतलब होता है स्किल को दूसरों के साथ हम शेयर करें, साझा करें और उन्हें सिखाएं। ठीक है, तो शिक्षण का मतलब यही होता है, सिखाएं और उनसे सीखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए। तो प्रश्नोत्तर जो प्रविधि होता है या प्रश्नोत्तर विधि होता है उससे क्या क्या लाभ होते हैं? तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ निम्नलिखित है, कौन कौन से? देखिए पहला क्या है? पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए। पहले हम पूर्व ज्ञान का पता लगाएंगे, फिर उसके बाद उसके आगे आने वाले जो ज्ञान है उससे हम जोड़ करके उसका संबंध है ना जोड़ेंगे उसको। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये दूसरा हो गया, दूसरा क्या है हमारा, 1 मिनट, जो हमारा दूसरा है वो क्या है?
यह ज्ञात करने के लिए प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग हम यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया है क्या कह रहा है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए। तो प्रश्नोत्तर का जो विधि है उससे हमें लाभ क्या होगा? पहला लाभ तो होगा पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए। जो हमारा दूसरा लाभ होगा यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चे ने पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किया है, कि बच्चे ने पढ़े हुए पाठ पाठ से है ना कितना ज्ञान अर्जित किया है, ताकि जब उससे प्रश्न पूछेंगे तो हमें समझ में आएगा ना कि हाँ बच्चे ने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कितनी डीप में पढ़ा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है वो क्या कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? तो बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है, यहाँ पे देखिए अपना उत्तर कैसे लिखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है जिसमें बच्चों के अनुसार शिक्षा दी जाए। इसमें क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसमें मतलब बच्चों की रुचियों के अनुसार शिक्षा दी जाती है। इसमें शिक्षक अपने अनुसार शिक्षक नहीं देगा। इसमें क्या होता है, बच्चों की रुचियों और क्षमताओं को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब बच्चों की रुचियों को ध्यान में रख के हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो यही होता है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरी का। बहुस्तरीय कक्षा कक्ष किसे कहते हैं? बहुस्तरीय कक्षा शिक्षा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण वह पद्धति है जिसमें एक ही शिक्षक द्वारा एक ही व्यक्ति में विभिन्न कक्षाओं या विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों को साथ साथ पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ही कक्षा में विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों को साथ साथ पढ़ाया जाता है और वही होता है बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था 15 क्वेश्चन वो हमारा समाप्त होता है और इसमें हमें कितने नंबर मिलेंगे? 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये एक एक नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? एक एक नंबर का होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय। यहाँ पे देखिए हमारा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो क्या कह रहा है, एक सेकंड। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा 10 क्वेश्चन होता है और 10 क्वेश्चन के बदले हमें मिलते हैं 2 मार्क्स। ये कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का, और हमें इस तरह से हमें कितने मिलते हैं, है ना, 20 मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें हम बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय में हम बना के नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है शिक्षण में उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए, कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है और निदानात्मक शिक्षण क्या है, इसको आप स्पष्ट कीजिए। इसको लिखना होगा। तो यहाँ आप लोग इसको देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो जितने भी क्वेश्चन है आप लोग उसका आंसर जो है सॉल्व कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। ठीक है, ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। अगला क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल आए हैं। ठीक है, इनके आने की एग्जाम में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि ये हर साल पूछे गए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लेके बताई हूँ 2016 से लेकर के, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, 2016 से लेकर के 2024 तक। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को कोई बताएगा नहीं, 2016 से लेकर के 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको मैंने जो है यहाँ पे मॉडल पेपर में आपको बना के बता दिया है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आएगा। और अगर आप लोग का सिलेबस नहीं कंप्लीट है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था और मैं एंडिंग में भी बता रही हूँ कि आप लोग राजन सीरीज उठाइए और इसका जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से अपने टिप्स पे याद कर लीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आना है। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, रिपीट इस बार भी होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे है शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को 100 उदाहरण समझाइए। पहले आप लोग क्या करेंगे, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र लिख लेंगे, उसका परिभाषा, उसके बाद हम उसको उदाहरण के सहित हम उसको दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक का उल्लेख कीजिए। तो उसमें प्रमुख कारक का आप उल्लेख कर दीजिएगा। और ये जो होता है ये 50 शब्द में लिखने के लिए कहता है। 50 शब्द का मतलब होता है आप लोग को इसमें कितने लिखना है, 5 लाइन में लिखना है। कितना? 5 लाइन। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7, बाल केंद्रित व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है, इसको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता का महत्व का उल्लेख कीजिए, इसको लिखना है। गतिविधि आधारित मतलब होता है एक्टिव पे आधारित, है ना, क्रियाविधि। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि शिक्षण की आगमन और निगमन विधि से क्या तात्पर्य है। आगमन विधि का मतलब होता है पहले बच्चे को उदाहरण देंगे, फिर नियम बताएंगे, और नियम में क्या होता है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, पहले बच्चे को इसमें नियम बताएंगे फिर जाके उदाहरण देंगे। ठीक है, आगमन और निगमन में विधि से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आप लोग इसका परिभाषा लिख दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एक मिनट, ये जो है आपकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं आप लोग
जो है इसको अच्छे से पहले इसको देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली बात तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, है ना? फिर इसके बाद ये यहाँ से ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ से करके यहाँ तक ले लीजिए। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और यहीं से आएगा, कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बार-बार बता रही हूँ और मैं इतना प्रेशर देके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये यहीं से आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग को क्या करना है, आप लोग अगर अब तक कुछ नहीं पढ़े हो, कुछ मत करिए, यही मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देख लीजिए और उसके बाद राजन सीरीज उठाइए 2016 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और उसमें सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है, सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, उस पे सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है बहुविकल्पी प्रश्न पर। किस पे देना है, बहुविकल्पी, क्योंकि ये अकेले हमें 15 नंबर दिलाता है, ठीक है? बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी पे। और हमें लघुत्तरी हम अपने मन से बना के 2-4 लाइन लिख देंगे, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न हम जो है बना के नहीं लिख पाएंगे। तो आप लोग मेरी बात अच्छे से ध्यान रखिए, अगर आप लोग को 25 नंबर से कम आया तो आप लोग का बैग भी लग सकता है, ठीक है? तो सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग की मर्जी, ठीक है? अगर आप लोग को पूरा जो है मॉडल पेपर चाहिए हर सब्जेक्ट का, तो आप लोग मतलब कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग का सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो राजन सीरीज उठाइए और 2016 से 2024 तक का आप लोग कर लीजिएगा। मैं बार बार कर रही हूँ, बहुत आसान है, इसी में से आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है, ठीक है? मैंने दिया है तो मुझे पता है कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग को मॉडल पेपर और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। और आप लोग ये भी बताइए कि आप लोग को कितना जो है सही हुआ, 15 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी है उसमें से आप लोग को कितना सही हुआ, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।